नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का पेपर लेकर आया हूं मध्य प्रदेश की जनजातियों पर। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य से एमपीपीएससी के द्वारा ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसपे इस टॉपिक से प्रश्न ना आ रहे हों। तो यह वीडियो, आज का वीडियो हमेशा के लिए, चाहे जिस साल भी आप पेपर दे रहे हो और चाहे जो भी एमपीपीएससी का पेपर हो, पीएससी प्रीलिम्स हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अन्य एग्जाम जो भी एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, सबके सिलेबस में यह टॉपिक मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य वाला पोर्शन सबके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आइए, इससे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने उठाए हैं और ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके बाहर से परीक्षा में प्रश्न नहीं, लगभग इसी से सारे प्रश्न आपको बन जाएंगे। सारे महत्वपूर्ण टॉपिक एक साथ एक ही टेस्ट पेपर में हमने उपलब्ध कराए हैं। अभी 9 जून को जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ, उससे 2 प्रश्न जनजातियों से पूछे, 2 के दोनों प्रश्न इसी टेस्ट सीरीज से फंसे हैं। आप चाहे तो प्रमाण के तौर पर जिन छात्रों को, जिन अभ्यर्थियों को हमने टेस्ट सीरीज का ये पेपर दिया था, उनसे आप बात करके देख भी सकते हैं। 2 के दोनों प्रश्न हूबहू फंसे हैं, वैसे के वैसे ही फंसे हैं। तो मैं इसको बस इतना ही इसके महत्व के प्रतिपादन में बोलूंगा कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा बहुत व्याख्या के साथ इस टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्नों का उत्तर आइए हम लोग देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त सबसे करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के लास्ट में लाइक करके जाइएगा, और यदि आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके जाइएगा। सवालों के उत्तर हम जरूर देंगे। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज सभी यूनिट्स के पाना चाहते हैं, एफएलटी पाना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर से आगे बता देता हूं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक देखेंगे तो वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए और बाकी एमपीपीएससी मेंस की जो तैयारी करेंगे प्रीलिम्स के बाद, उनके लिए बहुत स्पेशल प्लान लाने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जनजातीय समूह हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें कुछ डाउट भी रहते हैं, उस डाउट को भी दूर करते हुए हम लोग चलेंगे। मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय समूह हैं, ठीक है। कितने जनजातीय समूह हैं, जनजातियां नहीं, जनजातियों की संख्या नहीं बात करें, जनजातीय समूह की बात करें तो इसका सही उत्तर है डी नंबर 43। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 जनजातीय समूह हैं, ठीक है। 2003 के बाद से पहले 46 होती थी, लेकिन 2003 के बाद से 43 जनजातीय समूह हैं। और इस बात को ध्यान रखेंगे कि अब 46 नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में अभी भी 46 लिखा रहता है, लेकिन 43 जनजातीय समूह मध्य प्रदेश में वर्तमान में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड हैं? ये सब डेटा एक जनजातीय कार्य समूह की वेबसाइट से उपलब्ध पीडीएफ के माध्यम से तैयार किए गए हैं, तो डेटा को लेकर के कोई समस्या नहीं है ना। मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 89 आदिवासी विकास खंड हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनको संक्षिप्त में पीबीटीजी कहते हैं, इसके लिए कितनी जनजातियां अधिसूचित की गई हैं भारत सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां ऐसी हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। बैगा, भारिया, सहरिया, ठीक है ना। बैगा, भारिया और सहरिया, ये 3 जनजातियां ऐसी हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, ठीक है। इनको याद रखने के लिए बैग भरकर शहर जाने वाली ट्रिक याद रख लीजिए, बैगा, भारिया और सहरिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए योजनाएं बनाने एवं क्रियान्वयन के लिए कितने अभिकरण कार्यरत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने अभिकरण कार्यरत हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कुल 11 अभिकरण हैं जो कि 15 जिलों के लिए कार्यरत है, ठीक है। कुल 11 अभिकरण स्थापित किए गए हैं जिनकी कार्य सीमा 15 जिलों तक है। तो इसको विकल्प में इस प्रकार से लिखा गया है, 15 जिलों में 11 अभिकरण। ये 15 जिलों में नहीं है, 11 अभिकरण है जो 15 जिलों के लिए कार्यरत है, ठीक है। इसका सही आंसर है आपका बी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये यहाँ पे जनजातीय विकास अभिकरण तामिया, ये एक विकास अभिकरण है उन कितने में से? 11 में से। जनजातीय विकास अभिकरण तामिया किस जनजाति के लिए प्रतिबद्ध है? तो तामिया जो है ये भारिया जनजाति के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, तामिया विकास खंड जो है वो किसके लिए? भारिया जनजाति के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये तामिया किसके लिए? भारिया के लिए प्रतिबद्ध है, पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति शब्द कहां से ग्रहित है? अनुसूचित जनजाति पद ग्रहित है, तो देखिए परंपरा से नहीं है अनुसूचित जनजाति, कानून से नहीं है, ऋग्वेद से नहीं है, ये कहां से है? अनुसूचित जनजाति शब्द जो है वो संविधान से ग्रहित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत, मध्य प्रदेश में जनजातियों की
जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना है? तो कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश में 21.09% जनजातियों की जनसंख्या, मतलब एसटी आबादी जो है मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या की वो 21.09 है। ठीक है, याद रखेंगे। लगभग हर पांचवा व्यक्ति यहाँ जनजाति है, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 21.09। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 50.55%। 50.55%। इस प्रश्न पत्र में हमने ट्राइबल से रिलेटेड जितने भी एंगल हो सकते थे लगभग सबके प्रश्न समेटे हैं। जनसंख्या से, जननांकिकी से, संस्कृति से, उनके कार्य व्यवहार से, रोजगार से, सबसे, योजनाओं से, सबसे समेटे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जनजातियों की औसत साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की औसत साक्षरता दर जो है वो 50.55% है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नौवां प्रश्न। देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत योगदान है? ठीक है, तो देश की जितनी भी जनजाति जनसंख्या है उसमें मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत योगदान है? तो इसका सही आंसर है 14.70%। 14.70% याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजातियों का औसत लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का औसत लिंगानुपात देखा जाए तो कितना है? 984 है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का औसत लिंगानुपात 984 है। एमपी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में औसत लिंगानुपात जनजातियों का कितना है? 984 है, जो सामान्य लिंगानुपात से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेशा के बाद एक्ट में से कोई यदि दूसरा इंपॉर्टेंट है जनजाति अधिनियम से तो ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता प्राप्त अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2006। तो इस अधिनियम का नाम ही है यहाँ पे भारत सरकार द्वारा, है ना, परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता प्राप्त अधिनियम 2006। ठीक है, तो ये 2006 में पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का घनत्व कितना है? डेंसिटी कितनी है ना, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का? तो ये है 50 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर पर 50 जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं 13वां। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए प्रावधान में से कौन सा असुमेलित है? ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा असुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 164(1). अनुच्छेद 164(1) में जनजाति बहुल राज्यों में एक जनजाति मंत्री होगा, ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164(1) में जनजाति बहुल राज्यों में एक जनजाति मंत्री होगा, ये बात सत्य है। अनुच्छेद 243D में पंचायतों में जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है, सभी के लिए आरक्षण की बात की गई, महिलाओं के लिए, जनजातियों के लिए, तो जिनको आरक्षण पंचायतों में प्राप्त है, तो वो 243D ठीक है, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है इसमें 303, अनुच्छेद 303, विधानसभा में आरक्षण, जनजातियों को आरक्षण। तो विधानसभा में जनजातियों को आरक्षण। ठीक है, एक और विकल्प देख लेते हैं, अनुच्छेद 338 का है अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो इसमें ये डी नंबर भी मतलब सही जोड़ी मिलाई हुई है ना, लेकिन इसमें अनुच्छेद 303 सही जोड़ी नहीं है। विधानसभा में आरक्षण इस आर्टिकल में नहीं है, इसमें 330 में लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, लोकसभा में, विधानसभा के लिए 332 में दिया गया है अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण। ठीक है, तो ये अनुच्छेद गलत है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा, यही असुमेलित है। ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान 330 में है और विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान 332 में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय क्षेत्र हैं? तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में मूलतः 3 जनजातीय क्षेत्र हैं। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश में मूलतः 3 जनजातीय क्षेत्र हैं। इन्हीं 3 को 5 में भी बांटा जा सकता है, लेकिन मूलतः 3 भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बांटा जाता है। जब भारत के भौगोलिक, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जब भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में जनजातियों को डिवाइड किया जाता है तो मध्य प्रदेश के मूलतः
तीन क्षेत्र शामिल होते हैं या तीन क्षेत्र आते हैं। चलिए मान लीजिए ये हमारा मध्य प्रदेश है, तो इसमें से एक क्षेत्र हमारा होता है मध्य जनजातीय क्षेत्र, जो ये एक पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र हो जाता है, एक उत्तरी जनजातीय क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद ये जो पूरा क्षेत्र बचता है ये मध्य जनजातीय क्षेत्र हो जाता है। ये पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र, ये उत्तरी जनजातीय क्षेत्र और ये हमारा जो होता है मध्य जनजातीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसी में से कोई यहाँ पे निकाल करके इसको पूर्वी जनजातीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, है ना, और इस क्षेत्र को निकाल करके पूरा यहाँ से इसको दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो 5 भी संख्या हो सकती है टोटल, लेकिन मूलतः जो है वो 3 जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है मध्य प्रदेश का जनजातीय हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है 15वां। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, तो चंबल क्षेत्र की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? तो आइए देखते हैं। चंबल क्षेत्र की इनमें से जो प्रमुख जनजाति है वो है सहरिया। ठीक है, तो सहरिया जो है वो चंबल क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महोबा अथवा बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो महोबा अथवा बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानने वाली जो जनजाति है वो इनमें से भारिया है। भारिया अपने आप को मूलतः महोबा अथवा बांधवगढ़ का मानते हैं, तो भारिया इसका आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 17वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य क्षेत्र की है? तो अभी जो हमने आपको क्षेत्र बताया उसमें से मध्य क्षेत्र की जनजाति को हम लोग पहचानते हैं, तो मध्य क्षेत्र की जनजाति इनमें से कोरकू, प्रधान और कोल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है कोल। अब जैसे हमने आपको बताया कि ये पूरा हिस्सा जो है ये मध्य क्षेत्र का है, तो इसी हिस्से में कोरकू भी पाए जाते हैं, इसी हिस्से में प्रधान भी पाए जाते हैं और इसी हिस्से में इधर रीवा संभाग में कोल भी पाए जाते हैं। तो ये तीनों जनजातियां मध्य क्षेत्र की हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहीं पे यदि आपको मध्य क्षेत्र का ये वाला हिस्सा, कोल वाला हिस्सा, तो ये पूर्वी क्षेत्र की हो जाएगी, मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल में पूर्वी क्षेत्र की, लेकिन जनजातीय क्षेत्रफल में ये मध्य क्षेत्र की जनजाति आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पटेलिया एवं बरेला जनजाति किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? ठीक है, पटेला एवं बरेला जनजाति किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? तो पटेला नहीं, पटलिया, पटलिया एवं बरेला जनजाति जो है मूलतः भील की उप जनजातियां हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे पटलिया और बरेला किसकी? भील की उप जनजातियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति के निवास समूह को क्या कहते हैं? तो भारिया जनजाति के निवास समूह को इसमें से ढाना कहते हैं। तो जहां भारिया इकट्ठा एक साथ रहते हैं, भारिया याद रखेंगे, भारिया है ना, इसको ऐसे याद रखेंगे, भार ढोना, भार ढोना है ना, ढाना याद दिया जाएगा आपको, जैसे भार ढोना याद रखेंगे या रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो भारिया के निवास जगह को, निवास समूह को जहां एक साथ ये रहते हैं उसको ढाना कहते हैं, और बैगा के निवास समूह को चक कहते हैं, बैगा चक, और सहरिया जहां रहते हैं उनको शहराना कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इसका जो सही आंसर हुआ वो क्या हो गया? आपका ढाना सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ढिगना एवं नोहडोरा गोड़ों में प्रचलित क्या है? ढिगना एवं नोहडोरा गोड़ों में प्रचलित क्या है? ठीक है, तो इसमें से देखिए हम लोग, ढिगना एवं नोहडोरा गोड़ों में प्रचलित भीति कलाकृति है। ठीक है, क्या है? ढिगना और नोहडोरा भीति कलाकृति है। मान लीजिए दीवाल है, इस दीवाल में गोंड लोग क्या करते हैं? डोरा, नोहडोरा और ढिगना चित्रकला बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया? इनकी भीति चित्रकला हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है इसमें, पिठौरा क्या है? पिठौरा, पिठौरा भीलों की चित्रकला है। ठीक है, ये भीलों की चित्रकला को पिठौरा या पिठौरा कहते हैं। ये पिठौरा लिखा है, इंग्लिश में लिखेंगे तो पिठौरा ही लिखा जाएगा, पर हिंदी में इसको पिठौरा पढ़ देते हैं। तो पिठौरा या पिठौरा है ना, मूलतः ये पिठौरा ही है और ये भीलों की चित्रकला है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, गोणों के सर्वोच्च देवता बड़ा देव किस वृक्ष पर निवास करते हैं? तो गोणों के जो सर्वोच्च देवता हैं बड़ा देव है ना, वो किस वृक्ष पर निवास करते हैं? ये प्रश्न ध्यान से समझिएगा, एक इसी से संबंधित और प्रश्न आएगा, देखेंगे आगे, पर इसको देख लेते हैं। गोणों के सर्वोच्च देवता बड़ा देव जो हैं वो किस वृक्ष पर निवास करते हैं? तो बड़ा देव जो हैं वो साल वृक्ष पर निवास करते हैं। किस वृक्ष पर? बड़ा देव का निवास स्थल कहाँ है? साल वृक्ष पर है। ठीक है, साल वृक्ष पर। तो बड़ा देव किसके देवता हो गए? गोणों के। ठीक है, बड़ा गोणों के देवता हो गए और ये साल वृक्ष पर निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति में शिकार का देवता किसे माना जाता है? तो इसमें से भारिया जनजाति में जो शिकार का देवता माना जाता है वो भाटवर्षी देव को माना जाता है। ठीक है, तो भारिया जनजाति में शिकार का देवता भाटवर्षी देव को माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंगलाजिन माता को भैंसे की बलि देने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, तो हिंगलाजिन माता को भैंसे की बलि देने की प्रथा जो है वो गोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंगलाजिन माता को भैंसे की बलि देना किस जनजाति में? गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गोंड जनजाति, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला 25वां नंबर का प्रश्न है, जंगल में मवेशियों की रक्षा के लिए नाहरजा बाबा की मृण मूर्ति कौन सी जनजाति द्वारा बनाई जाती है? तो जंगल में मवेशियों की रक्षा के लिए नाहरजा बाबा, याद रखेंगे,
इनकी जो मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति, मृण मूर्ति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भील जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो नाराजा की मूर्ति भील जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। किस काम के लिए? मवेशियों की रक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पिथौरा चित्र में प्रतिनिधि पशु क्या होता है? तो पिथौरा चित्र में जो प्रतिनिधि या केंद्रीय पशु होता है वो होता है घोड़ा। ठीक है, याद रखेंगे, घोड़ा प्रतिनिधि या सेंट्रल पशु होता है, केंद्रीय पशु होता है पिथौरा चित्र में। ठीक है, तो घोड़े के इर्द गिर्द ही सारा चित्र बनाया जाता है एक कैनवास में। ठीक है, लेकिन उसमें घोड़ा सबसे अधिक बार होता है और घोड़ा ही केंद्र में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिथौरा चित्र के संदर्भ में सत्य कथन है। ठीक है, इस प्रश्न को पूरा खोल लेते हैं। हाँ, कथन पढ़ लेते हैं फिर आते हैं विकल्प पर। ठीक है, पिथौरा चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है। ठीक है, यह मान्यता पूर्ति का अनुष्ठानिक कार्य है। ठीक है, ये मान्यता पूर्ति का अनुष्ठानिक कार्य, मतलब मान्यताओं के पाने के लिए, पूरा होने के लिए इस कार्य को किया जाता है, चित्र बनाया जाता है। निश्चित रूप से सही है। यह एक विशिष्ट मुहूर्त में बनाया जाता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। एक विशिष्ट मुहूर्त में ही पिथौरा बनाते हैं, जिसको भूमिया कहते हैं। पिथौरा चित्रण का पिथौरा चित्रण का चित्रकार लखिंदरा कहलाता है, बिल्कुल सही है। और यह कार्य भूमिया नामक पुजारी कराता है। तो भूमिया नामक पुजारी के निर्देश में लखिंदरा के द्वारा चित्र बनाया जाता है एक विशिष्ट मुहूर्त में, अनुष्ठानिक कार्यों के लिए या मान्यताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो कुछ जो मांग होती है उसके द्वारा इस पिथौरा के माध्यम से पूर्ति की जाती है। तो यह एक सामान्य चित्र न होकर जनजातियों में मान्यता पूर्ति का अनुष्ठानिक धार्मिक चित्र हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 28वां प्रश्न। तो इसका सही आंसर जो हो गया वो ए हो गया है ना। 28वां का सही आंसर ए, 1 2 3 4 सब हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पिथौरा के संदर्भ में ही है यह प्रश्न। देखते हैं, पिथौरा चित्रकला भील के संदर्भ में देवता और अभीष्ट उद्देश्य। ठीक है, इसमें हमें ये देखना है, इसकी जोड़ी मिलानी है। तो देखिए क्या लिखा है, झुमका देवी। तो झुमका देवी किसके लिए होती है? हैजा से बचाने के लिए। ठीक है, कुंडी देवी जो होती है गाय के दूध न देने पर, खेड़ा चावड़ वर्षा कराना, और नाखो कुंवर जानवरों की रक्षा करना। ये आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पेपर में हालांकि ऐसे शायद मिला हुआ ना आए, लेकिन हमने इसको बिना दिमाग लगाए सीधा सीधा ही रखा है ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो झुमका देवी हैजा से बचाने के लिए, कुंडी वाला देव जो है गाय के दूध ना देने पर, और खेड़ा चावड़ जो है वर्षा कराने के लिए, और नाखो कुंवर जो है वो जानवरों की रक्षा करने के लिए, ये भीलों में देवता होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे कि हैजा से बचाने के लिए भीलों के देवता कौन? तो झुमका देवी। गाय के दूध न देने पर किनकी पूजा करते हैं? तो कुंडी वाला देव। ठीक है, वर्षा कराने के लिए तो ये खेड़ा चावड़ की, और जानवरों की रक्षा के लिए नाखो कुंवर होते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो गया? ए, है ना। 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के निम्न शब्दों का सही अर्थ सुमेलित कीजिए। तो जनजातीय संस्कृति में जो सही सुमेलित है वो हमको देखना है। तो देखिए, इसमें जो गुनिया होता है, गुनिया वो बलि चढ़ाने वाला होता है। ठीक है, जो बलि चढ़ाता है उसको गुनिया बोलते हैं। तो इसका ए का 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें टोहनी, टोनी जो होती है वो स्त्री जादूगरनी होती है। तो इसका बी का क्या हो गया? 3 नंबर हो गया। ठीक है, और जो टोनी होता है वो टोना करने वाला व्यक्ति टोनी कहलाता है। और मसान भाटा जो होता है जनजातियों में, वो स्मशान घाट पर रहता है, या स्मशान घाट से संबंध उसका है। ठीक है, तो ये यदि देखा जाए तो इसमें आपने क्या कोट कर लिया है, देखते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या कोट किया है, हमने इसमें कोट किया है, उसको शामिल कर लेते हैं इसमें, गुनिया बलि चढ़ाने वाला, अर्थात 1 का 4 है ना। तो ये 1 का 4 इसमें है। ठीक है, और बी का 3 अर्थात टोहनी, टोहनी का मतलब जादूगरना, टोनी का मतलब टोना करने वाला, और मसान भाटा का मतलब स्मशान घाट। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 3 2 इसका सही आंसर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको याद रखें। ठीक है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट सीरीज में शामिल होने के लिए आप हमें नंबर बताना था 7000774517 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक दूसरा भी नंबर है 95223333। चलिए छोड़िए, याद नहीं आ रहा है हमको, पर ये वाला नंबर आप याद रखिएगा, 7000774517। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। एपी एग्जाम पेपर फर्स्ट के टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज आपको इस पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और आपको बता दूं कि 9 जून को हुए पेपर में हमारे टेस्ट सीरीज से लगभग 15-16 प्रश्न सीधे सीधे आए हैं आउट ऑफ 50। तो 15 टेस्ट सीरीज से 15-16 प्रश्न हमने फंसाए हैं, और टोटल जो है लगभग 25 प्रश्न हमने जो एक्सप्लेनेशन या कुछ हल्के फुल्के मटेरियल दिए, उससे लगभग 50 में से 25 प्रश्न सीधे फंसे हैं। अर्थात हमारे हल्के से लगभग, छोटे से प्रयास से लगभग 100 अंक का काम आपका हुआ है। इस बार हमारा थोड़ा सा बृहद काम है, तो लगभग हम लेके चल रहे हैं कि 30 से 35 प्रश्न हम टेस्ट सीरीज और दिए गए मटेरियल से फंसाने का प्रयास करेंगे। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं यहाँ से आपको आमंत्रित करता हूँ। विज्ञापन समाप्त हुआ, चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, पिठौरा हो गया, ये हो गया। अगला है
जनजातियों में पक्षियों की आवाज एवं शुभाशुभ विचार का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जनजातियों में पक्षियों की आवाज और उनसे संबंधित वो टोटम मानते हैं कि इस आवाज का ये मतलब है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हम लोग को देखना है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 30 है। शेषे, इधर हमने लिखा है पक्षियों की आवाज, इधर हमने लिखा है शुभ होता है या अशुभ होता है। ठीक है, तो शेषे जो है वो सेहा या किटकी नाम की एक पक्षी करती है जो कि अशुभ माना जाता है जनजातियों में। ठीक है, जनजातियों में शेषे की आवाज सेहा या किटकी नामक पक्षी करती है जो कि अशुभ माना जाता है। एक आवाज होती है मिदिर मिदिर, यही सेहा या किटकी नामक पक्षी करती है जो कि शुभ माना जाता है। अर्थात सेहा या किटकी नामक पक्षी जब शे करे तो जनजाति समझ जाते हैं कि कुछ अशुभ होने वाला है, और वही पक्षी जब मिदिर मिदिर करे तो ये समझते हैं कि कुछ शुभ होने वाला है। ठीक है, और एक पक्षी होता है मोड़ेगा या मोडेंगा, जब ये फुरफेंदी फुरफेंदी बोलता है, फुरफेंदी फुरफेंदी बोलता है तो ये समझ जाते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। और यदि मुर्गा कभी रात में बोल दिया तो ये समझते हैं कि अशुभ होता है, अशुभ होता है। ठीक है, पर यहाँ पे हमने लिख दिया शुभ, यही अशुमेलित युग्म है। ठीक है, जब रात्र में कभी मुर्गा बोलता है जनजातियों में तो उसको अशुभ मानते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ भी गाँवों में आप लोग जानते होंगे कि मेहमान के आगमन की एक पक्षी सूचना देता है, ये भी टोटम था। कौवा को हम लोग मानते थे या अभी भी मानते हैं, हालांकि अब तो इतना ज्यादा रह नहीं गया। कौवा को मानते हैं कि यदि कौवा घर के आंगन में बोल रहा है तो मेहमान का आगमन होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही एक मोरिंगा नाम का पक्षी फुरफेंदी फुरफेंदी जब बोलता है तो जनजाति समझते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। आपके यहाँ यदि इस प्रकार का कोई प्रचलन, कोई प्रथा है तो कमेंट में करें, एक दूसरे से संस्कृति भी शेयर करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में आप हैं तो क्या ऐसी कोई प्रथा आपके यहाँ मानी जाती है? यदि है तो कमेंट करके हमें अवगत कराएं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं, भीलों द्वारा ढावा किसे अर्पित किया जाता है? भीलों द्वारा ढावा किसे अर्पित किया जाता है? तो भीलों द्वारा जो ढावा है, ढावा ये एक प्रकार का मान लीजिए प्रसाद टाइप का कुछ होगा, तो ये कोक देवता को अर्पित किया जाता है। ठीक है, जैसे चढ़ावा होता है वैसे ढावा बोलते हैं। तो ढाबा का मतलब वो होटल रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक चढ़ावा प्रसाद मान लीजिए। तो भील किसको? कोक देवता को समर्पित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिदरी पूजा किस जनजाति से संबंधित है? और एग्जैक्टली यही प्रश्न अभी 9 जून को इस टेस्ट सीरीज से पूछा गया था कि बिदरी और घैला, दो बताया क्या, घैला और बिदरी उत्सव, तो दो में से हमने एक यदि दिया है लेकिन विकल्प यदि वही है तो आपको निश्चित रूप से उसका उत्तर और समाधान मिल जाना था। ठीक है, तो ये प्रश्न आ चुका है हमारे टेस्ट सीरीज से 9 जून को एपी एग्जाम में। बिदरी एवं घैला पूजा जो है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में गोंड के साथ इसमें बैगा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो गोंड और बैगा दोनों विकल्प में हो सकता है, लेकिन एपी एग्जाम में 9 जून को जब यही प्रश्न घैला और बिदरी पूजा आया तो उसमें गोंड विकल्प में था लेकिन बैगा विकल्प में नहीं था, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर वो गोंड मनवाना चाहते हैं और गोंड उसका सही आंसर होगा। ठीक है, पर यहाँ पे मान लीजिए इसमें हमने दोनों दे रखा है, तो आयोग का यदि ये प्रश्न होगा तो गोंड और बैगा आप दोनों मनवा सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बिदरी पूजा गोंड आंसर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बैगा संपूर्ण ग्राम में हैजा होने पर किस देवता की पूजा करते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि यदि बैगा जनजाति में हैजा फैल जाए तो ये लोग ठाकुर देवता की पूजा करते हैं। किसकी? ठाकुर देवता की पूजा करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कारी नाड़ी एवं सूपा तूमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कारी नाड़ी एवं सूपा तूमा मध्य प्रदेश की जनजातियों में क्या है? तो कारी नाड़ी एवं सूपा तूमा मध्य प्रदेश की जनजातियों में रोग निदान की विधि है। ठीक है, रोग निदान की विधि है, मतलब एक तरह से ये थेरेपी है, एक तरह से ये उपचार की विधि है। ठीक है, क्या? कारी नाड़ी एवं सूपा तूमा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, सेंधवा ठेकरी एवं पारी जनजाति विकास खंड किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया है, क्या सेंधवा ठीकरी एवं पारी जनजाति विकास खंड है। ये 89 विकास खंड हमने जो बताया है उनमें से एक कामिया हो गई, एक सेंधवा हो गया, एक ठीकरी हो गया और एक ये पारी, ये कहाँ स्थित है? तो सेंधवा पातालकोट छिंदवाड़ा में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? सेंधवा ठीकरी एवं पारी जनजाति जो है, जनजाति विकास खंड जो है, ये बड़वानी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बड़वानी में। ठीक है, तो 89 में से 4 विकास खंड तो आपको पता चली गया, इसमें सेंधवा ठीकरी एवं पारी जनजाति विकास खंड बड़वानी में स्थित है। ठीक है, सेंधवा विद्रोह आपने पढ़ा भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगोपेन किस जनजाति के आदि पुरुष हैं? ठीक है, तो जो लिंगोपेन है वो गोंड जनजातियों के आदि पुरुष माने जाते हैं। लिंगोपेन किसके? गोंड जनजातियों के आदि पुरुष माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान कब स्थापित हुआ? तो मध्य प्रदेश में आदिम जाति अनुसंधान एवं संस्थान 1954 में स्थापित हुआ। ये जनजातियों से संबंधित संस्था से प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अरुणिमा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो अरुणिमा कार्यक्रम का संबंध जो है वो स्वास्थ्य सुरक्षा से है। किससे है? जनजातियों में स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है अरुणिमा कार्यक्रम। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, देखते हैं, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था, ठीक है, जिसका स्थापना 1954 में हमने बताया आपको। 20 अप्रैल 1954 को कहाँ स्थापित हुई? तो इसका जो मुख्यालय था वो
छिंदवाड़ा में, ठीक है, कहाँ, छिंदवाड़ा में स्थापित हुई, ठीक है। तो देखिए इस टेस्ट सीरीज में यहीं से उत्तर भी था इसका, 20 अप्रैल 1954 को स्थापित हुआ आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान छिंदवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बादल भोई के नाम से राज्य आदिवासी संग्रहालय जो है वो कहाँ बनाया गया है, छिंदवाड़ा में बनाया गया है, याद रखेंगे, बादल भोई के नाम से राज्य आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में बनाया गया है, स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवार जनजाति का मध्य प्रदेश में निवास स्थान किन जिलों में सुलभ है, ठीक है। तो खैरवार जनजाति का इनमें से किन जिलों में निवास स्थान होता है, तो पन्ना, छतरपुर और सागर, ठीक है, इन जिलों में खैरवार जनजाति पाई जाती है, ठीक है। इनमें से जो जिले उपलब्ध हैं उनमें से पन्ना, छतरपुर और सागर में खैरवार जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खैरवार जनजाति का जीवन आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है, ये देख लेना हम लोग को। तो खैरवार जनजाति, खैरवार इनका नाम ही कत्था पे पड़ा है ना। अब यह प्रश्न थोड़ा सा डाइवर्ट करके कत्था सीधा सीधा ना दे करके इसमें आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं, एक तो उसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया और कत्था का जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्या, एकेसिया सिटेचू, है ना, एकेसिया सिटेचू। तो ये कत्था या खैर का वैज्ञानिक नाम है और यही इनका जीवन निर्भर होता है इसी वृक्ष पर, है ना, एकेसिया सिटेचू, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मांडवारा त्योहार भैंसदेही बैतूल, है ना, भैंसदेही जो है ये तहसील या विकासखंड है बैतूल में, किस जनजाति के लिए किस जनजाति के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। तो मांडवारा त्योहार जो है वो भैंसदेही बैतूल में गोंडों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे गोंड द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। तो गोंडों का प्रमुख त्योहार ये एक त्योहार हो गया मांडवारा त्योहार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भील शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो भील शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख इनमें से है जो मिलता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो भील शब्द जहां से मिलता है वो कथा सरित सागर है, क्या, कथा सरित सागर से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातियों में घोटुल क्या है, ठीक है। तो जनजातियों में घोटुल जो है वो युवा गृह है, ठीक है, युवा गृह है, याद रखना है। एक प्रश्न ये पूछ चुका है अभी किसी परीक्षा में, तो वहां युवा गृह ना देकर के युवा संगठन लिखा हुआ था, तो युवा संगठन नहीं है, युवा गृह ही है। युवा ऑर्गेनाइजेशन अलग बात हो जाती है और युवा गृह अलग हो जाता है, ये कल्चरल मैटर है और संगठन राजनीतिक मैटर हो सकता है। तो युवा गृह है ये घोटुल, ठीक है, जहां ये विवाह से संबंधित, विवाह के पहले युवक युवतियां अपने आप को परखते हैं और उसके लिए एक सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं सभी गांव के युवक या युवतियां, उसको ही ये युवा गृह या घोटुल कहा जाता है। तो ये संबंधित है ये से, ठीक है। मूलतः मारिया जनजातियों से ये प्रसिद्ध हुआ, पर सभी जनजातियों में लगभग कुछ न कुछ युवा गृह, नाम भले कुछ हो पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है, इनमें से लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए इसमें जो लोक नृत्य पूछा है वो है रीना, ठीक है, रीना बैगाओं का लोक नृत्य है रीना, ठीक है। और बांस गीत जो है, बांस गीत जिसमें लिखा है ये एक मिनट, लोक नृत्य पूछा है ना, सॉरी, हाँ, लोक नृत्य, तो लोक नृत्य जो है वो रीना है, बांस गीत जो है वो लोक गायन है, आल्हा जो है ये लोक गायन है और पांडवानी जो है ये भी लोक गायन है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, नृत्य, तो रीना एक नृत्य है बैगा जनजाति में पाए जाने वाला, तो इसका सही आंसर है ए, रीना बैगा जनजाति का लोक नृत्य है, बाकी ये सब लोक गीत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मेघनाथ को अपना आराध्य मानती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा, इसमें कई उत्तर हो सकते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। कोल एवं गोंड, ठीक है, क्या प्रश्न है, मेघनाथ को अपना आराध्य मानने वाली कोल एवं गोंड, भारिया, कुरकू, गोंड एवं कुरकू, ठीक है। तो इनमें से जो विकल्प दिया है तो सबसे सटीक विकल्प है गोंड एवं कुरकू, ठीक है। तो लेकिन ऐसा प्रश्न यदि आयोग पूछेगा तो कोल भी शायद मानते हैं, तो इसमें गोंड और कुरकू इसका सबसे सटीक आंसर है, ठीक है। तो कुरकू तो ऑप्शन में दिया ही हुआ है, इसमें भी गोंड दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ऑप्शन शायद आयोग ना रखे, यदि रखता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, फजीयत होती है, उसको ए, सी और डी तीनों विकल्प मानने पड़ेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे आयोग से परे गोंड एवं कुरकू ऐसी जनजातियां हैं जो मेघनाथ को अपना आराध्य मानती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति संस्कृत में मड़ई का क्या अर्थ है। देखिए हमारे बघेल खंड में मड़ई का अर्थ होता है एक झोपड़ी, शायद हिंदी में भी यही अर्थ होता है, जो घास फूस की बनी झोपड़ी होती है उसको मड़ई कहते हैं। लेकिन जनजाति संस्कृत में मड़ई का अर्थ जो है वो सामान्यतः मेला से लगाया जाता है, किससे, मेला, मेला को मड़ई कहते हैं ये लोग, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है वो बी हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 49, हाँ, ये कोलों का मुख सकेंद्रण, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, सकेंद्रण लिखा है, कोलों का मुख सकेंद्रण कहाँ पाया जाता है। तो रीवा संभाग इसका सही उत्तर हो गया, मध्य प्रदेश का बघेल खंड का पठार कोलों के सकेंद्रण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोलो मतलब कोल जनजाति, ठीक है। सैला एवं कर्मा नृत्य किस जनजाति क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। तो सैला एवं कर्मा जो है यह मध्य जनजाति क्षेत्र के हैं, पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जहां गोंड वगैरह पाए जाते हैं, है ना। तो मध्य जनजाति क्षेत्र के हैं
यह नृत्य, ठीक है, सैला एवं कर्मा मध्य जनजाति क्षेत्र के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं को पांडु वंश का वंशज मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसमें से स्वयं को पांडु वंश का जो अपना वंशज मानती है, पांडु वंश का अपने आप को वंशज बताती है, वो भारिया एवं गोंड है, ठीक है, भारिया एवं गोंड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ इन दोनों की संख्या जो है, ये प्रश्न है घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़, ये विमुक्त नहीं है, ठीक है ना, एक और होता है घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ एवं विमुक्त जनजाति, ये दो का ही पूछा है, घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़। तो इनकी संख्या जो मध्य प्रदेश में है वो 30 है। 30 नंबर ऑफ ट्राइबल्स नहीं, नंबर ऑफ ट्राइब समूह है ना, जनजातियों के नाम 30 है, संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो संख्या से मतलब नहीं। तो घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के समूहों की संख्या मध्य प्रदेश में 30 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीखू रामाजी इदाते आयोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। भीखू रामजी इदाते आयोग का संबंध, भीखू रामजी इदाते आयोग का संबंध इसमें से किससे है? तो भीखू रामजी इदाते आयोग बनाया गया था घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों के सुधार से, ठीक है। तो घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भीखू रामाजी इदाते आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य, ये राज्य लिखा है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1996 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन 1996 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बैगा जनजाति का मृतक संस्कार क्या कहलाता है? तो बैगा जनजाति का जो मृतक संस्कार होता है वो शामरा प्रथा के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैगा जनजाति का मृतक संस्कार शामरा प्रथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि में भील परिवार एक दूसरे की मदद करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो कृषि में भील परिवार एक दूसरे की मदद करते हैं, इसको हलमा कहा जाता है। यह न केवल कृषि में बल्कि किसी भी काम में आपसी सहयोग के लिए भील जनजातियों के द्वारा चलाई गई प्रथा है हलमा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब, ठीक है। अगला प्रश्न है, डिगना क्या है? तो डिगना जो है गोणों की चित्रकला है, ठीक है। तो डिगना क्या है? गोणों की चित्रकला है। इनमें से क्या है? गोणों की चित्रकला को डिगना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोण चित्रकार है? ठीक है, तो इसमें से धनैया बाई जो है, सही आंसर क्या है? धनैया बाई जो है वो गोण चित्रकार है, ठीक है। और बाकी ये जो है ये भील है, ठीक है। तो धनैया बाई जो है वो, बाकी अलग अलग भी हो सकती है, और धनैया बाई जो है वो गोण चित्रकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसको हमें सुमेलित करना है और ये कुछ जनजातियों के नाम दिए हैं, आइए देखते हैं। जोधैया बाई देख लेते हैं, है ना, जोधैया बाई। तो जोधैया बाई जो है ये बैगा चित्रकार हैं, बैगा कलाकार हैं, ठीक है। तो एक का बी हो गया है। नेक्स्ट है, एक का बी याद रखेंगे, दुर्गाबाई ब्याम। दुर्गाबाई ब्याम जो है ये गोण चित्रकार हैं, तो ये इसका 2 का ए हो गया, ठीक है। और भूरीबाई पटेल जो है, भूरीबाई पटेल वो क्या है? भूरीबाई पटेल, सॉरी पिटोल लिखा है, भूरीबाई पिटोल ये भील हैं, क्या है? ये भील हैं। और बुद्धो भगत जो है, बुद्धो भगत ये कोल है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्रॉस हो रहा है, क्या? जोधैया बाई बैगा है, दुर्गाबाई ब्याम जो है गोण है, भूरीबाई पिटोल जो है वो भील है, और बुद्धो भगत जो है वो कोल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? एक का ए हुआ था, सॉरी एक का बी हुआ था, 2 का ए हुआ था, 3 का डी हुआ था, 4 का सी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, क्या? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 60 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन कब किया गया? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का जो गठन किया गया वो 22 जून 2011 को किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन 22 जून 2011 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोल जनजातियों के विकास के लिए कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 6 मई 2011 को। ठीक है, तो कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन मध्य प्रदेश में 6 मई 2011 को किया गया, और इसके पहले घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन जून 2011 में 22 जून 2011 को किया गया। ठीक है, तो दोनों 2011 में, एक 6 मई को पहले और दूसरा फिर घुमक्कड़ वाला जो है वो 22 जून को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 6 सितंबर 2022 की अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को, इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। हाँ, 6 सितंबर 2022 की अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर ऋण देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 सितंबर 2022 को योजना चलाई गई है, एसटी वर्ग से संबंधित है,
उनको नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ब्याज किस पर? कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। तो ऐसी योजना कौन सी है? तो बिरसा मुंडा योजना है। ये दो योजनाएं ऐसी हैं, ठीक है, और दोनों की चर्चा इसी पेपर में की गई है, शायद आएगा वो भी, तो कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। एसटी वर्ग के सभी लोगों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर ऋण देने के लिए योजना जो चलाई गई है 6 सितंबर 2022 को, उसका नाम है बिरसा मुंडा योजना, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भारिया विकास अभिकरण कितने स्थापित हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल भारिया विकास अभिकरण कितने हैं? ध्यान से समझना, टोटल भारिया विकास अभिकरण कितने हैं? तो भारिया विकास अभिकरण टोटल एक ही है, ठीक है ना, एक भारिया विकास अभिकरण है तामिया में, ठीक है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जनजातियों के अभ्यर्थियों द्वारा लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कुल कितनी राशि दी जाती है? तो यदि कोई सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कोई जनजाति लोक सेवा परीक्षा पास करते हैं तो उनको कुल जो है 1,50,000 की राशि दी जाती है। टोटल 1,50,000 की राशि दी जाती है, ठीक है ना। ये संघ लोक सेवा आयोग का है, याद रखेंगे, 1,50,000 राशि दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस व्यक्तित्व के नाम पर चलाई गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर चलाई गई है? तो इसका सही आंसर है रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती के नाम पर श्री अन्न प्रोत्साहन योजना चलाई गई है, जिसका पूरा नाम हो जाएगा रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेष पिछड़ी जनजातियों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो आहार अनुदान योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यह लाडली बहना योजना जो है वो इसी के जैसी योजना है या इसी से प्रेरित है। तो इसके तहत भी 1,000 रुपए प्रति माह एसटी समुदाय की महिलाओं को इस योजना के तहत दिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 2017 में 23 दिसंबर 2017 से हुई है, 23 दिसंबर 2017 से, याद रखेंगे, आहार अनुदान योजना, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2024 में तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय अब कितना कर दिया गया है? तो 2024 में, याद रखेंगे, 2024 में तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय अब जो है वो 4,000 रुपए प्रति बोरा कर दिया गया, ठीक है। इसके पहले 3,000 किया गया था, फिर 1,000 अभी फिर से बढ़ा दिया गया है, तो अब 4,000 रुपए प्रति बोरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, वहां पे हमने आपको पिछले प्रश्न में अर्ध घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ की 30 बताई थी। यहाँ पे विमुक्त जनजातियों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है? 21। कितनी है? 21। तो देखिए, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त, तो घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ की हो गई 30 और विमुक्त की हो गई 21 और टोटल हो गई 51। तो घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त जनजातियों की मध्य प्रदेश में टोटल संख्या 51 है। ये लोगों की संख्या नहीं है, ये जनजाति समुदाय की संख्या है, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे बंजारा हो गया 1, कीर हो गया 2, ऐसे है ना, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विमुक्त जनजाति समूह नहीं है? तो कौन सी विमुक्त जनजाति समूह इनमें से नहीं है? तो देखिए, ये नट, बंजारा, जो हमने अभी आपको 21 बताया उसमें ये शामिल है, पारधी, कंजर, कालबेलिया, कबूतरी, कुचबंदिया, पासी, सांसी, बंछड़ा, बागरी, बेदिया, ये सब विमुक्त जनजातियां हैं। लेकिन ईरानी, भाट, जोगी, गोसाई ये विमुक्त जनजाति नहीं है, बल्कि ये घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियों का है? ऐसा भी प्रश्न हो सकता है ना, तो याद रखेंगे, घुमंतु और अर्ध घुमंतु का इनमें से जो समुदाय है वो है बल्दिया, घिसारी और हरदास। ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु में आते हैं। बाकी ये सब जो है यहाँ पे भी किसके दिए हैं? विमुक्त के दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च, है ना, ट्राइबल हेल्थ, ऐसे करके जो भी है, NIRTH, ये कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का मुख्यालय जो है वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी संस्कृत से संबंधित साहित्य प्रकाशन हेतु वान्या प्रकाशन की स्थापना कब हुई? तो वान्या एक बहुआयामी अभियान है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में 1980 में हुई है। ठीक है, तो प्रकाशन भी है, रेडियो भी है, पहल भी है। ठीक है, 1980 में। ठीक है, याद रखेंगे, जनजातियों से संबंधित संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए वान्या की स्थापना 1980 में हुई है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थापित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जनजातियों पर स्थित है, जनजातियों के लिए है, अमरकंटक में स्थित है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ? अनूपपुर में, अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रेवती कामत द्वारा, रेवती कामत डिजाइनर है ना, तो इनके द्वारा डिजाइन किया गया जनजातीय संस्थान कौन सा है? तो रेवती कामत ने जिस संस्थान को, जनजातीय संस्थान को डिजाइन किया है वो जनजातीय संग्रहालय भोपाल है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनजातीय संग्रहालय भोपाल का डिजाइनकार जो है वो रेवती कामत ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है 76 नंबर प्रश्न, द मुड़िया एंड दियर घोटुल। तो मुड़िया जनजाति और उसके घोटुल की पुस्तक का नाम है ये द मुड़िया एंड दियर घोटुल। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन इसके लेखक हैं, द मुड़िया एंड दियर घोटुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों पर लिखी पुस्तकों और उनके लेखकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं हम लोग कौन सा युग सुमेलित नहीं है। द व्हील एक अध्ययन टीबी नायक ने लिखा है, सत्य है। ठीक है, द व्हील स्टडी टीबी नायक। नेक्स्ट है, ट्राइबल इकोनॉमी बैगा के लिए दयाशंकर नाग ने लिखा है, ये भी सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया ये WS ग्रिफे ने लिखा है, ये भी सत्य है। लेकिन भीमा नामक पुस्तक डॉक्टर मजूमदार की नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया डी। ठीक है, तो याद रखेंगे डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति पत्रिका चौमासा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो जनजाति पत्रिका चौमासा का जो प्रकाशन है तो वो जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा किया जाता है। ठीक है, चौमासा जनजाति संग्रहालय भोपाल द्वारा प्रकाशित की जाती है, लेकिन उस प्रकाशन में यह जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी प्रमुख है, अर्थात जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी जनजाति संग्रहालय के अंतर्गत ही चौमासा का प्रकाशन करती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया आपका सी। यदि ये विकल्प में नहीं है, जनजाति संग्रहालय भोपाल है, तो आप जनजाति संग्रहालय भोपाल भी लगा सकते हैं, लेकिन विकल्प में यदि जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी है तो चौमासा के प्रकाशन की जिम्मेदारी जनजाति संग्रहालय के तहत इसी की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान विकास संस्था द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा? मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान विकास संस्था, जिसकी स्थापना हमने आपको पीछे बताई 1954 में हुई है, उसको वह इनमें से कौन से साहित्य का प्रकाशन करता है? ठीक है, तो वह इनमें से अगरिया, इंदल, बेगानी शब्दकोश, सभी, तो सभी का प्रकाशन उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, सभी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मैकल मीमांसा एवं मैकल इंसाइट। मैकल अर्थात मैकल पर्वतमाला, मैकल मीमांसा एवं मैकल इंसाइट पुस्तक कौन प्रकाशित करता है? तो निश्चित रूप से इसमें मैकल लगा है और मैकल पर्वत पर या शिखर पर, उस हिस्से पर स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय। तो इसका जो प्रकाशन है वो इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर द्वारा किया जाता है। ठीक है, मैकल मीमांसा और मैकल इंसाइट पुस्तक का पत्रिका का। नेक्स्ट है, जनजातियों में प्रचलित अवनदवाद का उदाहरण क्या है? तो इसमें से अवनदवाद का उदाहरण आपसे पूछा है, तो मादर, नगाड़े, टिमकी ये सब अवनदवाद के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट, तो उसका मादर, नगाड़े और टिमकी ये सभी अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातियों में मंजीरा, खरताल, ठिसकी, चुटकी एवं झांझ ये किस प्रकार के वाद्य हैं? तो यह सब धन वाद्य के उदाहरण है। ठीक है, तो खरताल, ठिसकी, चुटकी, झांझ ये जिनको इस प्रकार से बजाया जा सकता है जैसे झांझ बजाते हैं, तो वो सब धन वाद्य के हैं। ठीक है, और ऊपर जो हमने बताया है वो सब मादर, नगाड़े, टिमकी ये सब अनवद वाद्य के उदाहरण है जो ढोलक जैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य भारत की प्रमुख जनजातीय भाषा क्या है? तो मध्य भारत की बात की गई है और जनजातीय भाषा की बात की है, सॉरी निहाली गलत लग रहा है। मध्य भारत की जो प्रमुख जनजातीय भाषा है वो गोंडी है। ठीक है ना, गोंडी या गोंडी। ठीक है, जो कि यदि आप क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में आप इस हिस्से पे पाएंगे, है ना, पूर्वी बघेलखंड के पठार पर। तो गोंडी जो है तो बघेली की एक उपभाषा मानी जा सकती है जो पूर्वी अवधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो गोंडी मध्य भारत की प्रमुख जनजातीय भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 84 नंबर प्रश्न, कोलिहारी बोली किसके द्वारा बोली जाती है? देखिए, कोलिहारी बोली देख के आपको तुरंत लगेगा कोलो द्वारा बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, और प्रश्न ऐसे ही जगहों से बनेगा। कोलिहारी बोली जो है वो कोरकुओं द्वारा बोली जाती है। ठीक है ना, तो कोलिहारी बोली किसके द्वारा बोली जाती है? वो कोरकुओं द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 85वां नंबर प्रश्न, जनजातियों को उनकी भाषा बोली के साथ सुमेलित करना है हमें। कौन सी जनजाति कौन सी बोली बोलते हैं ये हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो ये सुमेलित करते हैं। बारेली, परलिया बारेली उधर हमने आपको बताया कि भीलों के उपजाति हैं, तो ये बारेली जो है वो भील जनजाति में प्रचलित बोली है। ठीक है, नेक्स्ट जो है
मंडलाही पारसी, मंडलाही पारसी जो है, मंडलाही पारसी है ना, ये मंडला से इसका संबंध है इसलिए मंडलाही लिखा है, और इसका मंडला में रहने वाली जो जनजाति है वो गोंड है, इसका सही हो जाएगा इधर गोंड। मोवासी और निहाली, मोवासी और निहाली बोलियां जो है ये कोरकू द्वारा बोली जाती है, ठीक है। और भरियाटी, भरियाटी जो है वो मारिया जनजाति या मारिया जनजाति द्वारा बोली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का डी, 2 का सी जिसमें होगा, ये देखते हैं 1 का डी, 2 का सी है ना, ये सॉरी 2 का बी, तो इसका सही आंसर 2 का सी, हाँ ठीक है 2 का सी अर्थात मंडलाही गुण, हाँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, और इसमें हम लोग सही करेंगे कौन सा ऑप्शन, बी नंबर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू आस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है, असत्य कथन पहचानना है हमें, असत्य कथन पहचानिए, ठीक है। असत्य कथन, कोरकू आस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है, ये बात सत्य है, असत्य नहीं है। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा गोंडी है, ये बात भी सत्य है, ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार। भीली आर्य भाषा परिवार की भाषा है, भीली आर्य भाषा परिवार की भाषा है, कुछ विद्वान इसको मानते हैं। देखिए ये सारी चीजें जो लिखी हैं वो कुछ विद्वानों के अनुसार ही हैं, लेकिन पटलिया गोंडी की उपभाषा है, ये बिल्कुल कथन सत्य नहीं है, ठीक है। किसी भी एंगल से ये 3 कथन सत्य हो सकते हैं अलग अलग विद्वानों के मत से, लेकिन पटलिया गोंडी की उपभाषा है ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। पटलिया जो है वो भीली की उपभाषा है, ठीक है ना, किसकी, भीली की उपभाषा है, तो ये विकल्प इसमें असत्य है, बाकी 3 सत्य भी हो सकते हैं। जैसे भीली आर्य परिवार की है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं द्रविड़ परिवार की है, तो वो उससे हमें नहीं जाना है, पर इसमें से जो पटलिया है वो भीली परिवार की भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्प के अनुसार उसका उत्तर देखना है। देखिए पीएससी में सब कुछ विकल्प का खेल है, विकल्प आपको समझ में आ गया तो आपका प्रश्न सही है। यदि विकल्प और प्रश्न के बीच का तादाद में आप लोग नहीं समझ पाए, लिंकेज नहीं समझ पाए, तो फिर दिक्कत हो जाती है पीएससी में, ठीक है। एक ये बड़ा प्रश्न है, इसको देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित जनजातियों को उनके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में योगदान के साथ सुमेलित करना है, ठीक है, कि कहां किसका कैसे योगदान रहा। तो ये जनजाति व्यक्तित्व होगा, ये होगा योगदान, ठीक है। आते हैं देखते हैं इसमें क्या कैसे सही है, ठीक है। तो देखिए भीमा नायक, भीमा नायक तात्या टोपी के सहयोगी रहे, ये सत्य है। खाज्या नायक सेंधवा विद्रोह के नेतृत्व करता रहे, यह भी सत्य है। भगोजी नायक बिंद एवं सतपुड़ा क्षेत्र के बीच क्रांति का नेतृत्व किए हैं, यह भी सत्य है। और रेवलिया नायक भीमा नायक के सहयोगी रहे, यह भी सत्य है, अर्थात ये सभी एक साथ सुमेलित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर एकदम सीधा सीधा जिसमें होगा 1 का ए, बी 2 का बी, 3 का सी, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी नंबर, ठीक है, डी। सभी सुमेलित है, एक बार आप देख लीजिएगा, जो जिसके सामने लिखा है वही उसका योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट है, निमाड़ी क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो निमाड़ क्षेत्र से 1857, निमाड़ अर्थात बड़वानी से 1857 का नेतृत्व किसने किया, तो इसमें से दिए गए विकल्प में से और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन दिए गए विकल्प में से सीताराम कंवर ने निमाड़ या बड़वानी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, तो इसका सही आंसर हो गया ए, सीताराम कंवर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व गढ़ा जबलपुर से किसने किया। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व गढ़ा जबलपुर से किसने किया, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह ने किया, ठीक है, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह ने किया, ठीक है। अगला प्रश्न है 89, 90 होगा। भोई समुदाय की जनजाति नेतृत्वकर्ताओं ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया, ठीक है। तो भोई समुदाय की जनजाति, भोई समुदाय के नेतृत्वकर्ताओं ने 1857 का नेतृत्व कहां से किया, तो ये तामिया से किया, ठीक है, पातालकोट तामिया, इसका सही आंसर हो जाएगा तामिया। तो भोई समुदाय के लिए आपको याद रखना है 1857 की क्रांति में, है ना, बादल भोई वगैरह, तो ये कहां से, तामिया विकासखंड से कर रहे हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व, तामिया, पातालकोट, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिवनी के टूरिया सत्याग्रह 1930 में शहीद होने वाली महिला आदिवासी सेनानी इनमें से कौन सी थी। टूरिया सत्याग्रह में शहीद होने वाली जो महिला आदिवासी इनमें से थी वो थी मुड्डेबाई। कौन, मुड्डेबाई, याद रखेंगे मुड्डेबाई टूरिया सत्याग्रह में आदिवासी महिला थी जो शहीद हो गई थी, मुड्डेबाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में वह 18 वर्षीय जनजाति सेनानी जो तात्या टोपे का सहयोगी था एवं पेंच नदी के किनारे शहीद हुआ था, कौन था, ठीक है। तो इस विकल्प में लिखा है कि 18 वर्षीय जनजाति सेनानी तात्या टोपे का सहयोगी रहा, पेंच नदी के किनारे शहीद हुआ, वो थे अमरू भाई। कौन, अमरू भाई, ठीक है, ये तात्या टोपी के सहयोगी रहे, पेंच नदी के किनारे इनको शहीद हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, टांट्या भील ने गोरिल्ला युद्ध किससे सीखा था। तो टांट्या भील ने गोरिल्ला युद्ध सीखा था तात्या टोपे से, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, टांट्या को तात्या पे ले जा लीजिएगा, तात्या टोपे से गोरिल्ला युद्ध सीखा था, ठीक है, और उनके सहयोगी रहे। नेक्स्ट प्रश्न है 94, नरसिंहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले ढिल्लन शाह किस जनजाति से संबंधित थे। तो ढिल्लन शाह जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व नरसिंहपुर से किया वो गोंड जनजाति से संबंधित है, किससे, गोंड जनजाति से संबंधित है, ठीक है, तो गोंड जनजाति से संबंधित है ढिल्लन शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमा नायक कहाँ जन्मे थे, है ना, और भीमा नायक इन विकल्प में से देख लेते हैं, कहाँ ये जन्मे थे, कहाँ,
पंचमोहाली में। कहाँ जन्मे थे? पंचमोहाली में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया पंचमोहाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातीय व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो जहां सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, वहीं जनजातीय व्यक्तित्व को भी यदि इस प्रकार से कोई प्रश्न आ जाता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रताएं जितनी है वो सबको वहीं पे प्राप्त है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी जनजातियों को आर्टिकल 19 में जैसे सबको प्राप्त है, इन्हें भी प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पेशा एक्ट 1996 का उद्देश्य क्या था? और यह दूसरा प्रश्न है जो 9 जून की परीक्षा में हमारी इस टेस्ट सीरीज से आया है। इसी प्रकार से आया है, बस भाषा इधर उधर कर दी गई है, पर यह पढ़ने के बाद आप उसको आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो जनजाति संस्कृति का संरक्षण सत्य है, पंचायत का विश्वास के साथ विस्तार सत्य है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के विस्तार की शर्तें सत्य है, और उपरोक्त सभी ये मतलब सभी पेशा एक्ट 1996 का उद्देश्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसमें से हम लोग देखें 31 अक्टूबर, 15 नवंबर, 19 दिसंबर। तो आप लोग जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 15 नवंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15 नवंबर की किसकी जयंती है, किसकी जयंती पे मनाया जाता है? ये आप हमें कमेंट करके बताएं, और यदि नहीं जानते हैं तो सर्च करिए गूगल पे, फिर जाइए ढूंढ के लाइए और कमेंट करिए कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातीय दिवस किसके किस दिन मनाया जाता है? 31 अगस्त को। ठीक है, तो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न 100वां प्रश्न है, लारू काच पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है गोंड। ठीक है, तो लारू काच पर्व जो है वो गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जनजाति संस्कृति से लेकर के जनजातियों से संबंधित सभी मुद्दों को शामिल करते हुए हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इन 100 में से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 50 में से 2 हैं वो 9 जून को आए भी। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को कायदे से आपको कर लेना है। लास्ट में एक बार फिर से मैं करूंगा टेस्ट सीरीज का प्रचार। टेस्ट सीरीज में जिनको शामिल होना है तो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। आप टेस्ट सीरीज में शामिल होने के लिए या किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए 7000774517 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें इस बार हमने 7 नई टेस्ट सीरीज जोड़ी है ताकि हम अपने लक्ष्य 30 प्लस प्रश्नों तक पहुंच सकें। अभी हम टोटल हमारा जो रेंज रहा है वो 25-26 प्रश्न का रहा है, इसको हम 30 से 35 का इस बार का टारगेट रखें। 22 टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको हम 30 प्रश्नों तक पहुंचाने का वादा तो देखिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन टारगेट रखे हैं। कहां तक होता है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसमें अपना पूरा भरसक प्रयास करेंगे। तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें 7000774517 पर मैसेज करिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर वाले लिंक पे जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की बहुत ही कम कीमत रखी गई है, ओनली 449 रुपए हमने टेस्ट सीरीज की कीमत रखी है। प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, और यदि आपको इसमें जुड़ना है तो तुरंत हमें आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जिससे आपको जुड़ने के बाद ही समझ में आएगा, आप दूर से जब तक देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जनजातियों को लेकर के। अगला आप किस पर वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।